कल एक्चुअली महाराष्ट्र में फेस्टिवल है गुड़ी पाड़वा, तो कल यहाँ पे, हाँ कल यहाँ पे, लेकिन भाई मैं दोपहर तक प्रकट हो सकता हूँ। हाँ दोपहर को मैं प्रकट हो सकता हूँ, दोपहर को इधर, शाम वाम को प्रकट हो जाऊंगा, टेंशन मत लेना, बट प्रकट तो होऊंगा। क्या बोल रहे हैं? कैसा कलर है? अब क्या पता यार। चलो दादा, नया टॉपिक शुरू करेंगे भाई साहब, प्लीज सी हियर। टॉपिक का नाम है शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2021। ठीक है, अगर आपको मैंने नए नोट्स भेजे हैं, आपके प्रिंट कराने का अगर दिल ना हो तो मत भी कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये रेगुलेशन और पुराने रेगुलेशन में 90% चीज़ें क्या हैं, सेम है, सिर्फ 14 के बदले 21 हो गया है, सब्सिक्वेंट ईयर के बदले, एंड ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर के बदले 2 ईयर ऐड कर दिए गए हैं, और भी थोड़े बहुत एकदम ना के बराबर चेंजेस है। और आईसीएसआई ने थोड़ी सी समझदारी दिखाई है कि पुराने रेगुलेशन जो थे वो बहुत बड़के रेगुलेशन थे, बड़े थे, यहाँ पे थोड़ा सा उनको क्या किया गया है, कंप्रेस किया गया है, थोड़ा सा कम किया गया है। ये बहुत स्वागतनीय कदम उठाया है आईसीएसआई ने, पहली बार ऐसा। चलिए सब बच्चों देखिए, अगर मान लीजिए मैं किसी कंपनी का मालिक हूं, मैं किसी कंपनी का क्या हूं, मालिक हूं, और मान लीजिए कि दोस्तों बच्चों मैं एक लिस्टेड कंपनी का मालिक हूं। मालिक मतलब, मालिक तो खैर कोई नहीं होता, ये तो सबसे बड़ा मिथ है कि कंपनी का मालिक कोई होता है। कंपनी का मालिक कंपनी ही होती है, हम कैपिटल कंट्रीब्यूटर्स होते हैं और हम कंपनी के ऊपर कंट्रोल करते हैं। ये सुनो बच्चों, सो मान लीजिए मैं कंपनी का प्रमोटर हूं। मैं कंपनी का कौन हूं बच्चों? मैं कंपनी का, एक प्रकार से अगर देखा जाए तो मैं कंपनी का, आई हैपन टू बी द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। सो बच्चों, अब जब मैं कंपनी का प्रमोटर हूं तो मेरे यहाँ पे अलग अलग लोग नौकरी के लिए आएंगे। पीपल विल कम फॉर टेकिंग अ जॉब। कोई कंपनी सेक्रेटरी बनेगा, कोई सीईओ बनेगा, कोई सीएफओ बनेगा, कोई मैनेजमेंट पोजीशन होल्ड करेगा, कोई सेल्स में कुछ अच्छा, तो देयर वुड बी मेनी एम्प्लॉइज इन द कंपनी, हाँ या ना? नाउ बच्चों, जब आप किसी कंपनी सेक्रेटरी की सैलरी देखते हैं, लाइक आपको ये देखना है कि कोई कंपनी सेक्रेटरी कितना अमीर है, कंपनी सेक्रेटरी कितने पैसे कमाता है, तो कैसे देखते हैं हम उसकी? मैं आपको कई बार समय से समय पे बताता रहा हूं कि कंपनी सेक्रेटरी कितने पैसे कमाता है। हाउ कैन वी कम टू नो दिस? सिर्फ उसकी सैलरी देख के ना। जैसे एक बार मैंने क्लास में डीमार्ट की, एक मिनट, डीमार्ट एनुअल रिपोर्ट, एक मिनट ना बच्चों, प्लीज हियर, इधर देखिएगा। सो मैं आपके सामने डीमार्ट की एनुअल रिपोर्ट खोल रहा हूं। डीमार्ट के इन्वेस्टर रिलेशन वाले उस पर आ गए अपन। कहीं दिख रहा है आपको इसमें एनुअल रिपोर्ट? नोटिस ऑफ आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट, एनुअल नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है एनुअल रिपोर्ट? 20-21 पे आते हैं अपन, शेयर होल्डर इंफॉर्मेशन पे आते हैं। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया, नहीं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे आते हैं अपन, कुछ भी नहीं है। एनुअल रिपोर्ट पे आ गए, तो इनकी वेबसाइट पे 19-20 की एनुअल रिपोर्ट दिख रही है। सुनो ध्यान से, ईसॉप डिस्क्लोजर खोलता हूं मैं। लुक हियर, अच्छा यहां पे तो ये नहीं बताया कि किसको कितने ऑप्शन मिले हैं। एक बार देखिए, डिस्क्लोजर परसुएंट टू रेगुलेशन 14 ऑफ सेबी, ये 2014 के हिसाब के रेगुलेशन के हिसाब से इन्होंने डिस्क्लोजर दिया है। बट अगेन मैं आपको बता रहा हूँ 2021 और 2014 के रेगुलेशन में उतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। बट उन्होंने क्या किया है, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन और स्वेट इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन को क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है, और मर्ज करके दे हैव मेड अ न्यू रेगुलेशन।
सो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस ग्रांटेड अंडर द स्कीम कितने शेयर्स हैं? 1,40,00,000 शेयर्स के ऑप्शंस इन्होंने क्या किए हैं? ग्रांट किए हैं। डेट ऑफ ग्रांट मार्च 14। ऑप्शन ग्रांटेड, कितने ऑप्शन ग्रांट किए इन्होंने? 3 ऑप्शंस के अंदर इन्होंने अपने एम्प्लॉइज को ईसॉप ग्रांट किए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। ऑप्शन ए के अंदर अराउंड 27 लाख शेयर हैं, सॉरी 2 करोड़ शेयर हैं। ऑप्शन बी के अंदर 5 करोड़ के आसपास शेयर हैं और ऑप्शन सी के अंदर कितने शेयर्स हैं? 6 करोड़ शेयर्स के आसपास हैं। वेस्टिंग शेड्यूल, बाप रे, ऑप्शन ए में वेस्टिंग शेड्यूल कितना है? 9 साल, बी में 6 साल और सी में 2.5 ईयर्स का वेस्टिंग शेड्यूल है। बच्चों समझिए, मतलब एक तरह से कंपनी अगर आपको स्टॉक ऑप्शन दे रही है, इसका मतलब कंपनी आपको रोक के रख रही है। कंपनीज एक्ट में मिनिमम 1 ईयर बताया ना, बट यहाँ पे 9 साल, 6 साल और 2.5 साल का है, और वो भी छोड़ दो। अच्छा, वेस्टिंग शेड्यूल क्या होता है? वेस्टिंग पीरियड का मतलब होता है जितने पीरियड के बाद आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे। तो अगर मान लो 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है तो आपको मैं ऑप्शन आज दे दूंगा, बट आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज कब करोगे? या ये 3 साल का वेस्टिंग पीरियड, तो ऑप्शन आप में वेस्ट कब होगा? वेस्ट कब होगा मतलब ऑप्शन आपको आपका अपना कब हो जाएगा? आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो ये 3 साल का पीरियड जो है इसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टिंग पीरियड। और 3 साल के बाद ऑप्शंस आप में क्या हो जाएंगे? वेस्ट हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। और जब आपको ऑप्शन वेस्ट हो जाते हैं तो वेस्ट होने के 10 दिन के अंदर आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, उसको बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड। उसको क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज पीरियड। अब सबसे अच्छी चीज देखिए, प्राइसिंग फॉर्मूला कितना है? 299 पर ऑप्शन बीइंग द प्राइस एट विच शेयर। अच्छा, प्राइसिंग फॉर्मूला क्या है? आपको पता है ना, ईसॉप के अंदर आप शेयर किसी भी प्राइस पे दे सकते हैं, बस आपको प्राइसिंग फॉर्मूला। तो व्हाट इज द प्राइसिंग फॉर्मूला? जिस प्राइस पे हमारा शेयर आईपीओ में इश्यू हुआ था 2017 में, डीमार्ट के शेयर का प्राइस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इट वाज अराउंड 1000। तो 1000 का प्राइस था, आपने ऑप्शन कितने में दिया? 299 में। ठीक है, आज डीमार्ट के शेयर का प्राइस है 4000 रुपए। तो 2017 में जिन एम्प्लॉइज को ऑप्शन मिला होगा उनको 9 साल के बाद शेयर मिलेंगे, और 2017 में आपको शेयर कितने में मिला था? 299 में मिला था। 2022 में शेयर का प्राइस कितना हो गया? मतलब 5 साल के बाद हो गया 4000 रुपए का। और आने वाले 4 साल के अंदर, लिख के ले लो मेरे से स्टैम्प पेपर पे, 2025 या 2026 में डीमार्ट के शेयर का, एक शेयर का प्राइस वुड बी 8000 रुपीज। आप मेरे से आज लिख के ले लो, या फिर बीच में अगर एक पे एक बोनस इश्यू कर दिया तो 4000 का प्राइस होगा। आज लिख के ले लो मेरे से, डीमार्ट के शेयर का प्राइस वुड बी 8000 रुपीज इन कमिंग 4 ईयर्स। क्यों? जब नायका फायका जैसी कंपनी को 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन मिल सकता है, जिनका तो कोई बिजनेस भी नहीं दिखता अपने को, डीमार्ट का तो स्टोर दिखता है अपने को हर जगह। डीमार्ट के लाइन स्टोर के आगे लाइन लगती है। सो कैन आई से 9 साल के बाद जब इनका पहला ऑप्शन का वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट होगा, कैन आई से आप कई मल्टी मिलेनियर एम्प्लॉइज देखेंगे डीमार्ट में? हाँ या ना? मैक्सिमम टर्म ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड 6.3 ईयर, 6.3 ईयर्स। ठीक है, सोर्स ऑफ शेयर प्राइमरी। अच्छा, सोर्स ऑफ शेयर क्या लिखा है यहाँ पे? नाउ यहाँ पे भी समझना जरूरी है, सोर्स ऑफ शेयर यहाँ पे लिखा है प्राइमरी। बच्चों प्राइमरी का मतलब क्या है? डायरेक्ट, वेरी नाइस, आपको डायरेक्टली नए शेयर्स मिलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान सुनना, बेसिकली क्या होता है, व्हाट बेसिकली हैपेंस इज, जो 2 तरीके से हम लोग क्या करते हैं ईसॉस के अंदर शेयर इश्यू करते हैं। एक तो डायरेक्टली कंपनी इश्यू कर देती है, या तो फिर ट्रस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ईसॉप ट्रस्ट बनाते हैं। ट्रस्ट क्या करती है? अगर हमने ट्रस्ट बना दिया तो ट्रस्ट को क्या होता है? ट्रस्ट जो है सेकेंडरी एक्विजिशंस करती है। मतलब एक मिनट, चलो ठीक है, वो मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, प्राइमरी मेथड यूज्ड फॉर अकाउंटिंग, फेयर वैल्यू मेथड। ठीक है, ठीक है, छोड़ दो। डाइल्यूटेड ईपीएस। अच्छा, आपके नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे ना, तो आपका ईपीएस क्या होगा? कम होगा। वेटेड एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितनी है? एक मिनट, फेयर वैल्यू मतलब कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से वैल्यूएशन कितनी आ रही है? 144, 112 और 58। 144, 112 और 58। ये क्या है बच्चों? ये कंपनी के शेयर की फेयर वैल्यू है, लेकिन हम इश्यू कितने में कर रहे हैं? 299
मतलब फेयर वैल्यू से हम ज्यादा प्राइस पे शेयर इश्यू कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, ऑप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 12 लाख, सॉरी 1 करोड़ 22 लाख के ऑप्शन ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये 2019-20 की बात हो रही है ना, मतलब 2017 में आपने स्कीम चालू की थी ना, तो ऑप्शन ए बी और सी टोटल आपने 1 करोड़ 40 लाख शेयर देने का प्रॉमिस किया था, और अभी तक आपने कितने दे दिए हैं, कितने ऑप्शंस ऑलरेडी, 1 करोड़ 22 लाख। आपने ऑप्शन के अंदर 1 करोड़ 40 लाख शेयर रखे थे ना, बट ऑप्शन दिए कितने आपने, 1 करोड़ 22 लाख ही दिए, मतलब 18 लाख शेयर्स के ऑप्शन एम्प्लॉइज ने खरीदे नहीं, उनने मना कर दिया। आज पछता रहे होंगे, रो रहे होंगे, या फिर कंपनी छोड़ दी होगी, यही ऑप्शन है ना। और कैनाई से आप सबको पता है, ऑप्शन मिलने के बाद अगर तुम कंपनी छोड़ते हो, रिजाइन करते हो, तो जितने भी ऑप्शन नॉट वेस्टेड है, नॉट वेस्टेड मतलब जिनका वेस्टिंग पीरियड खत्म नहीं हुआ था, वो ऑप्शन एक लैप्स हो जाते हैं ना। तो बच्चों कैनाई से ईसॉस के जरिए कंपनी ने तुमको 9 साल के लिए पकड़ लिया है, तुम अगर 9 साल के पहले कंपनी छोड़ना भी चाहोगे तो तुम इस लालच में नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि अगर मैंने छोड़ा तो वो जो 4,000 रुपए का माल जो 8,000 रुपए का हो जाएगा। इनकी कंपनी सेक्रेटरी का मैंने लास्ट अभी अपन को दिखता है, तो कंपनी सेक्रेटरी को कुछ 40,000 शेयर्स दिए थे। कितने शेयर्स दिए थे इन्होंने, 40,000 शेयर्स दिए थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बार अपन चेक करेंगे, शायद अगर मेरी मेमोरी सही है तो। हाँ जी, ऑप्शन वेस्टेड ड्यूरिंग द ईयर, अच्छा ऑप्शन वेस्टेड 36,73,105 शेयर क्या है बच्चों, वेस्टेड है। अरे वेस्टेड मतलब आपका तो मिनिमम वेस्टिंग पीरियड कितना था, 9 साल था, बट आप क्या बोल रहे हो, 36,73,000 शेयर के ऑप्शन वेस्ट हुए। वेस्ट हुए मतलब वेस्टिंग पीरियड खत्म हुआ है। कब होता है ऐसा, सुनो ध्यान से, अगर मान लीजिए साल के दौरान, साल के बीच में अगर एम्प्लॉय की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, या एम्प्लॉय परमानेंटली इनकैपेसिटेड हो जाता है, तो जिस दिन डेथ होती है उसी दिन उसका जो बेटा है या जो भी है वो ऑप्शन को क्या कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन ये कब होता है, डेथ। तो ये 36 लाख शेयर जो हैं, जो इनके गए हैं, ये किसके चक्कर में होंगे, डेथ या फिर परमानेंट इनकैपेसिटी के चक्कर में होंगे। देखो लिखा है क्या कुछ डिसीज वगैरह, देखो विच वर वेस्टेड टू नॉमिनीज ऑफ डिसीज एम्प्लॉइज, यस और नो बच्चों। बच्चों सोचो 36 लाख शेयर, तो जो एम्प्लॉइज मरे होंगे उनके रिश्तेदार भी अरबपति बने होंगे, अगर उन्हें शेयर बेचा ना होगा, शेयर तो मिल गया होगा उनको उसी दिन। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स अराइजिंग, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन कैंसल और लैप्स्ड, कितने ऑप्शन लैप्स हुए ड्यूरिंग द ईयर, 21 लाख। मतलब आपने एम्प्लॉइज को इतने ऑप्शन दिए होंगे, बट इन एम्प्लॉइज ने कंपनी क्या की होगी, साल के बीच में छोड़ दी होगी, तो उनके ऑप्शन क्या हो जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ग्रांटेड टू सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल, ऑप्शन ग्रांटेड टू एनी एम्प्लॉय ड्यूरिंग, कोई भी नहीं है। तो बच्चों ये कुछ है द मॉडल ऑफ इनपुट, ये कुछ इन्होंने कैलकुलेट किया है। सो ये एक चीज़ थी जो मैं आपको दिखाना चाहता था। देन ये इनकी सब्सिडरीज हैं, डीमार्ट की। ये क्या है बच्चों, ये सारी सब्सिडरीज कंपनी है, अलाइन रिटेल, एवेन्यू ई कॉमर्स, एवेन्यू फूड प्लाजा, नाहर सेठ एंड जोगानी डेवलपर्स, सब्सिडरी है भाई, नाहर सेठ एंड जोगानी डेवलपर्स, रिफ्लेक्ट होलसेल एंड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सब चीज़ें क्या है बच्चों, अबे ये सारी चीज़ें क्या है, ये इनकी एनुअल रिपोर्ट है। ठीक है ना, अपने को एनुअल रिपोर्ट मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। सो अपन ने एक बार एनुअल रिपोर्ट में सर्च करेंगे, आई बिलीव अपने को कंपनी सेक्रेटरी की सैलरी, कंपनी सेक्रेटरी के पास कितने, ये आ क्यों नहीं रही है, शायद वो हो रहा होगा डाउनलोड, बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। हाँ
कहाँ से रिफ्रेश करूं भाई? ये एक मिनट, एक तो क्या एंड्रॉइड में फ़ायदा होता है, वो सीधे डाउनलोड वाले में जाके देखो तो वहाँ पे मिल जाता है। अब यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ समझ में ही नहीं आता साला। जा 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 जा, छोड़ो। अच्छा यहाँ से क्या, ये देखो क्रेडिट रेटिंग लिए इनने क्रिसिल से, क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। अरे याद है ना फाइनेंशियल रिजल्ट वो होने के 20 डेज पहले। बच्चों तो अपन ने जो भी पढ़ा है लाइक वी हैव डन इट वेरी प्रैक्टिकली, आपको हर एक चीज़ समझेगी। कहाँ से निकाला था अपन ने एनुअल रिपोर्ट? नहीं आ रही यार, चल छोड़ दो। सो नाउ डिड यू गेट अ बेसिक आइडिया? क्या आपको एक बेसिक आइडिया समझ में आया कि क्या होता है ईसॉप वगैरह? सो 40,000 ईसॉप के अंदर शेयर्स मैंने देखे थे किसके पास? कंपनी सेक्रेटरी, कोई शी इज अ फीमेल, इनकी जो कंपनी सेक्रेटरी शी इज अ फीमेल एंड शी इज 45 और 47 ईयर्स ओल्ड, 45 साल की हैं, और उनके पास 40,000 शेयर्स थे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंदर। तो 40,000 शेयर और आज का रेट है 4,000, तो उनकी नेटवर्क तो आज की रेट में 16 करोड़ के आसपास हो गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर सैलरी है उनकी, आई थिंक मैंने जब लास्ट टाइम देखा था तो उनकी सैलरी 99 लाख थी। कितनी थी? 99 लाख। वो 1 करोड़ नहीं करते ना, वो 1 करोड़ में वो कुछ टैक्स वैक्स लग जाता है कुछ एक्स्ट्रा। हाँ तो 90 अभी तो टैक्स, लेकिन अभी तो उनकी सैलरी ज़्यादा होगी, मैंने 2 साल पहले देखा था। तो बच्चों दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट व्हेन यू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी। मतलब आपका जो वैल्यूएशन है वो सिर्फ किसके आधार पे नहीं होगा? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी यू विल नॉट बी वैल्यूड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपके पास ईसॉप है, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो अभी जो हमने प्रैक्टिकल चीज़ देखी उससे हमने 2-3 चीज़ें क्लियर कर ली। वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, एक्सरसाइज पीरियड क्या होता है। एक्सरसाइज पीरियड कब चालू होता है? वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद। फिर एक और धारणा थी कि भाई वेस्टिंग पीरियड नॉर्मली कितने साल का होता है? कंपनीज एक्ट में 1 साल है, लेकिन कंपनीज एक्ट में मिनिमम 1 साल बोला है। तो मैक्सिमम कंपनीज क्या करती हैं? 10-10 साल का वेस्टिंग पीरियड रखती हैं। क्यों? एम्प्लॉय 10 साल तक छोड़ के ना जाए, और एम्प्लॉय छोड़ता है तो उसके ऑप्शंस क्या हो जाते हैं? लैप्स हो जाते हैं। चलिए बच्चों, अब यहां पे एक और चीज बच्चों, 2 तरीके से कंपनी अपने एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम को इंप्लीमेंट करती है। देयर आर टोटल 2 मेथड्स। 2 मेथड्स के थ्रू कंपनी अपने ईसॉप्स को क्या करती है? इंप्लीमेंट करती है। पहला जो मेथड है वो होता है डायरेक्ट मेथड, और जितना मुझे समझ में आ रहा है, कि डीमार्ट ने कौन सा मेथड फॉलो किया है? डायरेक्ट मेथड। नाउ व्हाट हैपेंस इन डायरेक्ट मेथड? डायरेक्ट मेथड में आप कॉम्पनसेशन कमेटी या फिर नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी बनाते हो, और वो कमेटी क्या करती है? व्हाट दैट कमेटी डज इज वो डायरेक्टली कमेटी रिकमेंड करती है, जैसे अपन ने देखा कि 1 करोड़ 40 लाख शेयर्स मिलने चाहिए, तो इतने क्या हो जाते हैं बच्चों? इतने फ्रेश शेयर्स इश्यू होते हैं, और डायरेक्टली एम्प्लॉइज को क्या किए जाते हैं? एम्प्लॉय से कितना ले लेते हैं? 299 ले लेते हैं। मार्केट पे जो रेट है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, एम्प्लॉय से हम 299 रुपीज ले लेते हैं, और उसको हम शेयर्स क्या करते हैं? उसको अपन शेयर्स क्या कर देते हैं? अपन उसको शेयर्स क्या कर देते हैं? अलॉट कर देते हैं। लेकिन कब? वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद, जो कितने साल का है? डीमार्ट के केस में 9 साल का है, बट लॉ बोलता है कम से कम कितने साल का होना चाहिए? 1 साल का होना चाहिए, और लोग इसका पूरा फायदा उठाते हैं। लॉ ने मिनिमम पीरियड प्रिस्क्राइब किया, मैक्सिमम प्रिस्क्राइब नहीं किया है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा तरीका होता है, ईसॉप ग्रांट करने का जो दूसरा तरीका होता है, उस तरीके को हम क्या बोलते हैं? यू क्रिएट अ ट्रस्ट। आप क्या बनाते हैं? आप एक ईसॉप ट्रस्ट क्रिएट करते हैं। यू क्रिएट एन ईसॉप ट्रस्ट। व्हाट दिस ट्रस्ट डज? ये ट्रस्ट क्या करती है? मतलब ट्रस्ट में क्या होगा? आपने डिसाइड किया कि 1 करोड़ 40 लाख शेयर आपको किसको देना है? एम्प्लॉयज को देना है।
लेकिन आज देना है 9 साल के बाद। 9, 6, 2.5, 9, 6 और 2.5। अच्छा मुझे बताइए 9 साल के लिए कौन से एम्प्लॉयज होंगे? जो कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एम्प्लॉय हैं, जिनको कंपनी आसानी से छोड़, हाँ, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा होंगे। और जो शेयर्स नॉर्मल जो एम्प्लॉयज हैं उनको कौन से शेयर्स होंगे? 2.5 साल वाले, बट उनके पास नंबर ऑफ शेयर्स काफ़ी क्या होंगे? कम होंगे बच्चों, ठीक है। सो मैं जब मुझे कई बच्चे बोलते हैं कि सर टीचिंग में आप इसलिए आए क्योंकि आपको ज़्यादा पैसे कमाने होते हैं, तो मैं क्या बोलूं बच्चों? अगर बिलीव कीजिए मैं जॉब में होता तो मैं तो सीएस उस टाइम पे बना था जब ये सारी कंपनीज मतलब इवॉल्व हो रही थी, डेवलप बन रही थी, ग्रो कर रही थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डीमार्ट का एक ही स्टोर था, 2 स्टोर थे, एक मुंबई में कहीं शायद कुर्ला में था और एक नवी मुंबई में था, वाशी में। 2 ही स्टोर थे डीमार्ट के, कोई जानता ही था। और जिस हिसाब से मैं कंपनियां चेंज करता था, कहीं पहुंच ही जाता एक आध अच्छी कंपनी में। और ईसॉप के सहारे कम से कम आज की तारीख में 10 से 15 करोड़ रुपए के शेयर्स तो मैं इकट्ठे कर लेता, इतना मुझे अपने हुनर के ऊपर यकीन है। तो मुझे बहुत दुख होता है कई लोग जब यूट्यूब पे कमेंट करते हैं क्या कि सर आपको ज्यादा पैसे कमाने थे इसलिए आप टीचिंग में आए। और टीचिंग में यू ऑल नो, आप लोगों से छुपी नहीं है मेरी लाइफ कैसी है। मतलब ठीक है मैं पैसे कमाता हूं, बट वो पैसे के पीछे पुरुषार्थ कितना है, मेहनत कितनी है, वो आपसे छुपी नहीं है बच्चों। और अगर कॉर्पोरेट जॉब होता तो आई वुड हैव बीन एट अ वेरी ईज पोजीशन ना। तो कभी भी तुम लोग ये मत सोचा कर कोई टीचिंग में जाके, और टीचिंग मैं आपको बता रहा हूँ कॉर्पोरेट्स में कभी भी ज्यादा अच्छा है। आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, सरदर्दी कम है और बहुत थोड़ा सा शुरू में स्ट्रगल है। शुरू में क्या है? शुरू में स्ट्रगल है। हो सकता है आपको 5 लाख 6 लाख से काम शुरू करना पड़े, बट अगेन ईसॉप ईसॉप ईसॉप, सैलरी के अलावा तुम सैलरी क्यों देखते हो बे? ईसॉप देखो, वो जोमेटो की जो कंपनी सेक्रेटरी 32 साल की है, 40 लाख का पैकेज और कम से कम जोमेटो के 25-30 हजार शेयर लेके रखी हुई। किसके पास? नहीं नहीं, 90 करोड़ मुश्किल है रे। अगर होंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो अगर 90, ये हमारा सभी से बोल रहा है कि उसके पास 90 करोड़ रुपए के शेयर है। अनुप्रिया सेठ करके कोई तो है शायद, आकृति सेठ, 31 या 32 साल की लड़की है। बाद में लेक्चर के बाद। सो मैं आपको वही बोल रहा हूँ, तो वो कब जुड़ गई होगी? अगर मान लो उसके पास 50, मैं बोल रहा हूँ 1 लाख शेयर्स भी हैं, तो वो जुड़ी कब होगी? जब कंपनी एकदम स्टार्टअप फेज में होगी। तो यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटीज यार, यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटीज। तो मुझे दुख होता है कि अगर मैं मान लो आज की तारीख में टीचिंग में नहीं होता, मैं कॉर्पोरेट में होता, तो यार कम से कम मैं इतना किसी ना कंपनी के साथ जुड़ गया होता, कम से कम मैं 10-12 करोड़ के तो मेरे ईसॉप के शेयर तो इकट्ठे कर लेता। और जो डिफिकल्ट नहीं है, आज जितने भी टॉप नॉच कंपनी सेक्रेटरीज हैं वो मेरे एज के ही हैं। लगभग 35 से लेके 45 के बीच के जो सीएस हैं वो आग लगा रहे हैं मार्केट में। वो सारे कंपनी सेक्रेटरी स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों? तो यू हैव टाइम, मतलब आपके पास अभी अपॉर्चुनिटीज हैं। मार्केट बहुत स्मार्ट हो गया है, ठीक है। सो हाँ, दूसरा तरीका क्या है बच्चों? ईसॉप को आप किसके थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं? दूसरा जो है, ईसॉप को आप इंप्लीमेंट करते हैं ट्रस्ट के थ्रू। किसके थ्रू? नाउ व्हाट दिस ट्रस्ट डज। अब ये ट्रस्ट क्या करती है? इस ट्रस्ट के पास शेयर कहां से आएंगे? 1,40,00,000। नंबर 1, इसको क्या होते हैं? शेयर्स। ओए, क्या होते हैं इसको? शेयर्स। इसको कंपनी शेयर्स क्या करती है? गिफ्ट करती है। उसके बाद ट्रस्ट क्या करती है? व्हाट डज द ट्रस्ट डू? बच्चों ट्रस्ट क्या करती है? यस बच्चों, ट्रस्ट क्या करती है? ट्रस्ट ऑल्सो मेक्स, ट्रस्ट क्या करती है बच्चों? ट्रस्ट जो है सेकेंडरी एक्विजिशन भी करती है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी एक्विजिशन? बाइंग शेयर्स फ्रॉम स्टॉक मार्केट, बाइंग शेयर्स फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। और शेयर स्टॉक मार्केट से शेयर बाय करने के लिए पैसा कहां से आएगा? क्या नहीं से कंपनी इसको क्या देगी? लोन देगी। क्या देगी कंपनी? इसको लोन देगी। और लोन जो कंपनी से लेगी है, जो लोन ये क्या करेगी? कंपनी से लेगी, उसको रीपे कैसे करेगी? अरे उस लोन को रीपे कैसे करेगी?
एम्प्लॉय से जो पैसा मिलेगा उससे क्या करेगी, रीपे करेगी, लेकिन यहां पे लॉस होगा। क्यों? क्योंकि यस, आपको शेयर खरीदने किस में है, जब आप स्टॉक मार्केट से शेयर खरीदेंगे तो आप शेयर किस पे खरीदेंगे, आप मार्केट प्राइस पे शेयर खरीदेंगे, और एम्प्लॉइज को आपको अलॉट करना है ईसॉप प्राइस पे जो बहुत कम होता है मार्केट प्राइस से। तो यहां पे अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। यहां पे हमको क्या करना पड़ता है, वी नीड टू डू सम काइंड ऑफ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट। फिर ये 1,40,00,000 शेयर किसके पास रखे रहेंगे, ट्रस्ट के पास रखे रहेंगे। किसके पास रखे रहेंगे, ट्रस्ट के पास। और ट्रस्ट इनको एक साथ अलॉट करेगी या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलॉट करेगी, ऐसे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्कीम, जैसी आपकी स्कीम बनी वैसे वैसे अलॉट करती जाएगी, यस और नो। तो यहां पे प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है कि वो 1,40,00,000 शेयर जो ट्रस्ट के पास रखे हुए हैं, जिसको बोलेंगे हम अनअलॉटेड इन्वेंट्री। क्या बोलेंगे, जो 1,40,00,000 शेयर ट्रस्ट के पास रखे हुए हैं उन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों, वी वुड रेफर टू इट एज व्हाट बेटा, अनएलोकेटेड इन्वेंट्री। सो ये जो अनएलोकेटेड इन्वेंट्री है, इसके ऊपर प्रॉब्लम होगा कि उन 1,40,00,000 शेयर्स को क्या किया जाए। सबसे पहले, वुड यू काउंट इट एज अ प्रमोटर शेयर होल्डिंग और पब्लिक शेयर होल्डिंग? ना ही आप उसको प्रमोटर मानोगे, ना ही आप उसको पब्लिक मानोगे, लेकिन आप उसको प्रॉब्लम जरूर मानोगे जब आती है बात वोटिंग राइट्स की। किसकी बात आती है बच्चों, आपको पता है ना, सेक्शन 67 में हमने पढ़ा है, सेक्शन 67 में हमने पढ़ा है एक कंपनी अपने खुद के शेयर नहीं खरीद सकती, याद है आपको, ना ही उनको फाइनेंस कर सकती है। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, कि कंपनी एक ट्रस्ट बना के अपने ही शेयर खरीद सकती है। कंपनी एक ट्रस्ट बना के क्या कर सकती है, अपने ही शेयर खरीद सकती है अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए। ये लिखा है अपने ने वहां पे। और इस चीज को फाइनेंस भी कौन करती है, अरे इस चीज को फाइनेंस भी कौन करती है, कंपनी ही करती है। लेकिन उन शेयर पे जो वोटिंग राइट्स हैं, उन शेयर पे क्या है, जो उसका डिस्क्लोजर देना पड़ता है। अगर आपको याद हो कि उन शेयर्स पे वोटिंग राइट कितने हैं, कौन एक्सरसाइज करेगा, कैसे फेवर में डालेगा, अगेंस्ट डालेगा, कौन से रेजोल्यूशन जिनके ऊपर वो वोट नहीं करेगा। सो वोटिंग राइट्स के ऊपर देयर इज अ प्रॉब्लम। फिर जब ट्रस्ट बनती है तो देयर हैज टू बी अ ट्रस्टी एज वेल। अपने को क्या करना पड़ेगा, ट्रस्टी भी अपॉइंट करना पड़ेगा। फिर अपने को ये भी ध्यान रखना है कि ये जो ट्रस्ट है, ये जो ट्रस्ट के पास अपन ने कितने करोड़ शेयर रखे हैं, 1,40,00,000 शेयर। अगर मैं डीमार्ट वाला एग्जांपल लूं तो कहना इसे, इसमें भी बहुत सारी अनएलोकेटेड इन्वेंट्री क्रिएट होगी। इसमें भी ऐसा होगा कि आपने 1,40,00,000 शेयर देने के लिए रखे थे, बट ऑप्शंस कितने की खरीदे, 1,20,00,000 की ऑप्शन लोगों ने खरीदे। और हमेशा एक ऑप्शन पे एक शेयर होता है, ये याद रखना। जैसे कि अपन ने देखा था डीमार्ट ने क्या किया, 1,40,00,000 ऑप्शंस थे और एक ऑप्शन पे कितना शेयर था, एक ऑप्शन था बच्चों। सो अगर मैंने आपको 10,000 ऑप्शन दिए, इसका मतलब मैंने आपको 10,000 शेयर खरीदने का राइट दिया है फ्यूचर में। शेयर कब खरीदोगे, आज से 9 साल के बाद आप शेयर खरीदोगे, बट पैसा मैंने आज ही बता दिया आपको। तो 9 साल के अंदर आप कंपनी की परफॉर्मेंस को भी जज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? सबसे गरीब कौन सी कंपनी सेक्रेटरी हुई होगी, DHFL की कंपनी सेक्रेटरी। उनके पास भी कुछ 50,000 60,000 शेयर्स थे, और मैं जब पढ़ा रहा था तो 750 रुपए का एक शेयर था। तो मैं क्लास में बता रहा, देखो कितनी रईस कंपनी सेक्रेटरी है। और उसके 4 दिन के बाद DHFL का स्कैम हो गया और वो शेयर 12-13 रुपए का हो गया बच्चों। तो सोचिए उनकी नेटवर्थ कैसे कम हो गई। ये सुनो बच्चों, कितना दुख हुआ होगा बच्चों, कितना दुख हुआ होगा। और ये डीमार्ट के जो डीमार्ट के अलॉटीज हैं, जिनको सॉरी ऑप्शन ग्रांटी हैं, क्या बोलते हैं इनको, ऑप्शन ग्रांटी हैं, इनको कितना फायदा हुआ होगा, जस्ट इमेजिन। एनीवे, सो ये कुछ फिर तो बच्चों कुल मिला के ना, जितना मैं समझता हूं, ये जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट बना के ईसॉप को इंप्लीमेंट करना इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। ट्रस्ट बना के ईसॉप ग्रांट करना, देखो ना, लोन आ जाएगा, गिफ्ट आ जाएगा। सो बेसिकली कंपनी क्या करती है, कंपनी ना ये सेकेंडरी एक्विजिशन करने में कंपनी भी घबराती है। तो कंपनी क्या करती है, डायरेक्टली नए शेयर्स इश्यू करती है और ट्रस्ट को क्या कर देती है, गिफ्ट कर देती है। दैट इज मच बेटर वे, मच ईजियर वे। क्योंकि लोन में तो लॉस ही होगा कंपनी का। लॉस मतलब वो अकाउंटिंग चलती रहती है गोइंग कंसर्न बेसिस पे कि लोन का इतना अमाउंट ड्यू है, लोन का इतना अमाउंट ड्यू है, वो ड्यू ही रहता है हमेशा। एंड इट्स इंटरेस्ट फ्री लोन, इट्स क्योंकि अगेन ये सारी चीजें आप अपने एम्प्लॉयज के फायदे के लिए कर रहे हैं। ITC वाईटीसी में बहुत चलता है। क्यों चलता है ITC में, क्योंकि उस कंपनी का कोई प्रमोटर है ही नहीं, तो वहां पे मजे कौन लेता है, सारे
एम्प्लॉयज ही लेते हैं, तो वो अपने आप को अनडिस्टेंड शेयर देते रहते हैं बच्चों ना। चलिए, और जब आप ट्रस्ट के थ्रू स्कीम इंप्लीमेंट करते हैं तो सेबी के इसके ऊपर बहुत सारे क्या है रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि देखिए ट्रस्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है, ट्रस्ट में आपको शेयर शुरू में ही अलॉट कर देते हैं। आप 1,40,00,000 शेयर आप शुरू में ही देते हैं, वो 9 साल तक वो शेयर कहां पे रखे रहेंगे, ट्रस्ट में। तो सेबी काफी रेस्ट्रिक्ट करती है ट्रस्ट को। क्यों? तुम 1,40,00,000 शेयर हो गए, तुम बीच में स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी कर सकते हो। जब प्राइस गिर गया तो बेच दिया, प्राइस बढ़ा तो जब प्राइस बढ़ा तो बेच दिया, प्राइस गिरा तो वापस से खरीद लिया। क्या नहीं, सेबी को ट्रस्ट को इन सब चीजों से दूर रखना है कि बाबा तुम एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए बने हो, तुमको अपनी औकात भूलनी नहीं है। तो इसलिए कंपनीज क्या करती हैं, डायरेक्टली क्या करती है, फ्रेश इश्यू के थ्रू लाती हैं, ट्रस्ट का झंझट नहीं पालती। क्यों? 1,40,00,000 शेयर देने, 9 साल के बाद जब देने का टाइम आएगा तो अपन क्या करते रहेंगे, फ्रेश इश्यू करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे एम्प्लॉइज को, जैसे 2.5 साल के बाद पहला ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो 1.5 करोड़ शेयर्स का, क्या नहीं उस समय 1.5 करोड़ शेयर्स इश्यू करके अलॉट कर देंगे डायरेक्टली। यस और नो? नाउ अब सुनिएगा ध्यान से। अब बच्चों कुछ तो बोल रहा था, भूल गया। चलिए, हाँ अब हाँ याद आ गया, वापस याद आ गया। अब इसमें कुछ नए नए तरीके आए हैं। जैसे एक नया तरीका है सार्स। कौन सा तरीका आया है बच्चों? एम्प्लॉइज को बेनिफिट मुहैया कराने का, एम्प्लॉइज को बेनिफिट देने का एक नया तरीका भी आया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सार्स। सार्स का मतलब क्या होता है? स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। ये भी समझना, सार्स। सुनो ध्यान से, सार्स में क्या होगा, ध्यान देगा, लिसन टू मी, लिसन टू मी, लिसन टू मी। सार्स में क्या होगा, प्लीज सी हियर। अच्छा मुझे बताइए, अगर मान लीजिए निर्विका मेरी बेटी क्रिकेटर बन जाती है, इंडिया के लिए खेल रही है, आईपीएल खेल रही है, ये सुनो बच्चों, और बच्चों क्रिकेटर बनने के बाद उसको रिसेंटली 11 करोड़ रुपए में उसको हैदराबाद सुपर जायंट्स है, जो भी है हैदराबाद की टीम ने क्या किया है, उसको सिलेक्ट किया। ठीक है, मान लीजिए बच्चों मुझे बताइए इसमें मेरा क्या फायदा है? मेरा कोई फायदा नहीं है। 11 करोड़ निर्विका के हैं, हालांकि मैं छीन लूंगा वो बात अलग है, बट ठीक है, ठीक है, एज ऑफ नाउ तो 11 करोड़ कहां पे हैं बच्चों? मैं तो निर्विका का मैनेजर बन जाऊंगा अगर वो ऐसा कुछ करे तो। ये सुनो बच्चों, सब नौकरी वोकरी छोड़ के, टीचिंग वीचिंग छोड़ के, यूट्यूब पे चैनल का नाम चेंज हो जाएगा, दुष्यंत जैन चैनल नाम चेंज हो जाएगा, स्पोर्ट्स गुरु ना। सो ये 11 करोड़ रुपए उसको मिलेंगे। क्या नहीं से ये पैसे उसके हैं, बट क्या नहीं से जैसे 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 उसका नेटवर्थ बढ़ता जाएगा, मेरी एक खुशी का लेवल अलग ही होता जाएगा। खुशी, खुशी मैक्स, खुशी प्रो, खुशी मैक्स प्रो एस, यस और नो बच्चों, मेरी खुशी ऐसी होती है कि सार्स भी ऐसी है बच्चों। सार्स स्कीम जो है वो भी ऐसी है, इसमें आपको मिलता कुछ नहीं है बट आप खुश होते रहते हो। नाउ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी ने एक सार्स बनाई। क्या बनाई बच्चों? नहीं, रवि बोल रहे सर मेरे साथ तो रोज ऐसे ही होता है, मिलता कुछ नहीं है बट मैं खुश होता रहता हूं रोज लोग हैं जो अपना ख्याल रखते हैं। एनीवे, सो मैंने एक एग्जांपल लेता हूं। सो फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड का एम्प्लॉय है रवि। रवि को मैंने सार्स दिया। क्या दिया बच्चों? स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। कंपनीज एक्ट में आई थिंक ऐसी स्कीम का कोई जिक्र नहीं है बच्चों, ये यहां पर है। तो मैंने रवि को सार्स दिया। क्या दिया बच्चों? सार्स स्कीम के अंदर। और रवि को मैंने 10,000 ऑप्शंस पे सार्स दिया। कितने ऑप्शंस पे? 10,000 ऑप्शंस। 1 ऑप्शन इज इक्वल टू 1 शेयर। यस, और किस प्राइस पे दिया? 40 रुपए के प्राइस पे दिया। जब स्टॉक मार्केट में शेयर का प्राइस कितना था? 120 रुपए का। इज एवरीवन विथ मी? और ऑप्शन का एक्सरसाइज पीरियड रख दिया मैंने 8 ईयर्स। वेस्टिंग पीरियड कितना रख दिया? ओए, आई हैव केप्ट द वेस्टिंग पीरियड एज
मैंने 8 साल का यहां पर वेस्टिंग पीरियड बनाया है, ठीक है बच्चों। 8 ईयर्स का मैंने यहां पे क्या बना के रखा हुआ है बच्चों, 8 ईयर्स का मैंने यहां पर वेस्टिंग पीरियड बना के रखा है। अब ध्यान से देखिएगा, अब 8 साल के बाद ये जो शेयर थे इनका मार्केट में रेट हो गया 900 रुपए। कितना रुपए हो गया, 900 रुपए। अब इस केस में रवि के पास दो ऑप्शंस हैं, एक होगा कैश सेटल्ड सार्स। क्या होगा बच्चों, कैश सेटल्ड सार्स। अच्छा, ये नॉर्मल ईसॉप नहीं था, इट वॉज अ स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। नाम देखो क्या है स्कीम का, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। तो इस स्कीम के अंदर व्हाट यू विल बी गेटिंग, क्या आपको शेयर मिलेंगे या फिर आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। एप्रिसिएशन आपको स्कीम कितने मिली, 40 से मिली थी। 900 रुपए का शेयर है आज की तारीख में, 900 माइनस 40 इज इक्वल टू 860। दिस इज द अमाउंट दैट यू हैव गेन्ड ऑन वन शेयर, दिस इज द अमाउंट दैट यू हैव, इट इज एन एप्रिसिएशन ना। ओए 860 क्या है बच्चों, कैन आई से 860 इज द अमाउंट ऑफ एप्रिसिएशन। हाँ जी, 860 इंटू 10,000 इज इक्वल टू, कैन आई से 86 लाख डायरेक्टली आपको कंपनी दे देगी। शेयर्स का यहां पे कोई झमेला नहीं है। ये कौन सा सार्स है, कैश सेटल्ड सार्स है, ठीक है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसकी अकाउंटिंग भी दी हुई है, कहां से आप पैसे निकालेंगे, कैसा अकाउंटिंग एडजस्टमेंट देंगे आप। लेकिन 99% कंपनीज पहली बात तो सार्स नहीं करती, और अगर सार्स करती हैं तो कभी भी कैश सेटल्ड सार्स नहीं करती। क्या नहीं करती बच्चों, 99% कंपनियां सार्स जरूर करती हैं पर कैश सेटल्ड सार्स नहीं करती। वो क्या करती हैं, तो 1% जो कंपनीज अगर सार्स करती हैं तो वो भी कौन सा सार्स करती हैं, जो कंपनियां सार्स करती हैं वो कौन सा सार्स क्रिएट करती हैं बच्चों, वो क्रिएट करती हैं इक्विटी सेटल्ड सार्स। कौन सा सार्स क्रिएट करती हैं बच्चों, इक्विटी सेटल्ड सार्स। नाउ व्हाट इज दिस इक्विटी सेटल्ड सार्स, कुछ नहीं, आपको 86 लाख के क्या मिलेंगे, शेयर्स मिलेंगे। इज दैट क्लियर। लेकिन वो शेयर्स आपको फेस वैल्यू या 40 रुपए पे नहीं मिलेंगे, कितने में मिलेंगे, जो उस समय मार्केट प्राइस होगा। आपको कुछ नहीं, मार्केट प्राइस आप शेयर लेके तुरंत बेच दो ना, आपके 86 लाख आ जाएगा। इज दैट क्लियर। सो ये हो गया स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। इसमें कंपनी आपके साथ स्टॉक शेयर करती है या एप्रिसिएशन शेयर करती है, एप्रिसिएशन शेयर करती है। अब कई लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि सर अगर 40 रुपए, मान लो 9 साल के बाद कंपनी के शेयर का रेट कितना हो गया, 30 रुपए हो गया, तो फिर तुम्हारी किस्मत खराब है। तो फिर आप क्या करना, आप ऑप्शन को एक्सरसाइज मत करना। और आपने कंपनी को ऑप्शन लेते टाइम कुछ अपफ्रंट पेमेंट दिया होगा, पूरा 40 रुपए नहीं देते, कुछ टोकन दिया होगा 10 रुपए 20 रुपए, वो तुम्हारा कंपनी क्या कर देगी, फॉरफिट कर देगी। कंपनी वो तुम्हारा क्या कर देगी, पैसा फॉरफिट कर देगी। और आप ऑप्शन को क्या मत करना, एक्सरसाइज मत करना। इज दैट क्लियर। तो ये बच्चों बेसिक डिस्कशन था किसके बारे में। फिर इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मतलब इसके अंदर ये जो मैं आपको नए रेगुलेशंस पढ़ाऊंगा, इस रेगुलेशंस के अंदर, इन रेगुलेशंस के अंदर हमने एम्प्लॉयज़ को ढेर सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करने की कोशिश की है। किसके थ्रू, शेयर्स के थ्रू। किसके थ्रू बच्चों, शेयर्स के थ्रू। ऑनलाइन वाले बच्चों क्लियर है यहां तक सबको, चलिए नाउ जी बच्चों, नाउ विल सी सम डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशन देखेंगे। नाउ बाय कंबाइनिंग सेबी शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशंस एंड सेबी स्वेट इक्विटी शेयर्स रेगुलेशन, SEBI share-based employee benefit and sweat equity regulation 2021 have been issued. When a listed company issues shares to its employee and ESOS, भाई जब लिस्टेड कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को क्या इश्यू करती है, शेयर्स इश्यू करती है, एंड नहीं अंडर ESOS। और व्हेन लिस्टेड कंपनी इश्यूज व्हाट बेटा, ये आपके ऊपर रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे। और ये रेगुलेशन कब से लागू हो गए थे,
अगस्त 13 2021 से ये रेगुलेशंस, नए रेगुलेशंस क्या हो गए थे, अप्लाई हो गए थे। ये रेगुलेशन कब अप्लाई होंगे आपके ऊपर, जब आप कौन सी स्कीम लाते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम और जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम। कौन कौन सी स्कीम लॉन्च करते हैं आप अपने एम्प्लॉयज के लिए? टोटल कितनी स्कीम्स हैं? 1 2 3 4 5, ये 5 स्कीम है। और छठवा क्या है बच्चों? जब आप अपने एम्प्लॉयज को क्या देने की कोशिश करते हैं, जब आप अपने एम्प्लॉयज को स्वेट इक्विटी शेयर्स, अपन ने पढ़ा है सेक्शन 54 कंपनीज एक्ट 2013 में, वहां पे भी स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में डिस्कशन था। सो जब आप अपने एम्प्लॉयज को इन सारे तरीकों से लाभ पहुंचाने की क्या करते हो, जब आप अपने एम्प्लॉयज को इन सारे तरीकों के माध्यम से क्या करने की कोशिश करते हो, लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हो, तो ये रेगुलेशंस आपके ऊपर क्या होंगे, अप्लाई होंगे। नाउ कोशिश की है मैंने कि रेगुलेशंस को काफ़ी सिंपल वे में एग्जाम्पल के साथ आपके सामने प्रेजेंट करूं, जिससे आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो। नाउ देर आर 2 कंडीशंस फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ दीज रेगुलेशंस। पहली, द शेयर्स ऑफ द कंपनी मस्ट बी लिस्टेड, और दूसरी, कंपनी के पास क्या होनी चाहिए, स्कीम होनी चाहिए रिलेटिंग टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय। बच्चों पहली कंडीशन क्या है? ओए, ये रेगुलेशन आपकी कंपनी के ऊपर अप्लाई कब होंगे? पहला, जब मेरी कंपनी के स्टॉक्स क्या होने चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने चाहिए। दूसरा सिर्फ मेरे शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो? नहीं, लिस्टेड हो प्लस मेरी कंपनी कुछ तो सोचती हो। मेरी कंपनी क्या करती हो? कुछ तो सोचती हो। किसके भले के लिए? अपने एम्प्लॉयज के भले के लिए मेरी कंपनी कुछ तो सोचती हो। कंपनी में देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ स्कीम। कंपनी में देयर मस्ट बी व्हाट बेटा? सम काइंड ऑफ स्कीम। किस चीज के लिए बच्चों? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉयज, प्लस द स्कीम शैल इन्वॉल्व। अच्छा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय, तो बच्चों हो सकता है कंपनी बोले हमारे पास पेंशन है, ग्रेच्युटी है, उसमें भी तो एम्प्लॉय का फायदा होगा। नहीं, प्लस द स्कीम शैल इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डीलिंग और सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी एंड स्कीम शैल सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो सेकंड वाली कंडीशन बहुत बड़ी है। सो बच्चों सबसे पहली चीज क्या है? आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो। दूसरा, आपकी कंपनी में क्या होना चाहिए बच्चों? दूसरा, आपकी कंपनी में देयर मस्ट बी सम स्कीम टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू योर एम्प्लॉइज। तीसरा मतलब ये सब सेकंड कंडीशन के पॉइंट है। तीसरा, स्कीम मस्ट इन्वॉल्व। आप बेनिफिट तो दे रहे हो अपने एम्प्लॉइज को स्कीम के थ्रू, बट बेनिफिट आप कैसे दोगे? हाउ वुड यू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू योर एम्प्लॉइज? यस, तो बच्चों आप अपने एम्प्लॉइज को बेनिफिट दोगे, लेकिन कैसे मिलेगा उनको बेनिफिट? बाय सब्सक्राइबिंग और डीलिंग इन द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी प्लस फॉलोइंग कंडीशन। स्कीम कौन बना सकता है? ओए, हु कैन मेक द स्कीम? स्कीम आपकी कंपनी बना सकती है या फिर आपकी? एक एग्जांपल, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, HDFC लाइफ लिमिटेड, 3 लिस्टेड कंपनी। HDFC और HDFC की तो 4 लिस्टेड कंपनी ना स्टॉक मार्केट में, एक और है ना, ठीक है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? HDFC लिमिटेड इज व्हाट? HDFC लिमिटेड इज UHC। UHC मतलब अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी। उसकी सब्सिडरी कौन है? HDFC बैंक लिमिटेड। HDFC बैंक की सब्सिडरी कौन है? HDFC लाइफ लिमिटेड। HDFC लाइफ लिमिटेड सब्सिडरी ऑफ व्हाट बेटा? यस, और हो सकता है मेरे हिसाब से HDFC बैंक की सब्सिडरी क्या है? HDFC AMC, आई डोंट नो, बट शायद ऐसा कुछ तो होगा। मान लो अपन एग्जाम्पल में तो मान लो कम से कम। सो बच्चों एक मिनट,
स्कीम किसने बनाना है बच्चों? हु हैज टू मेक द स्कीम? स्कीम, अच्छा एक मिनट, कैन आई से इनके एम्प्लॉइज अलग होंगे, इनके एम्प्लॉइज अलग होंगे, इनके एम्प्लॉइज अलग होंगे, इनके एम्प्लॉइज अलग होंगे, राइट? सो स्कीम इज मेड बाय अ कंपनी और अ ग्रुप कंपनी। अच्छा कैन आई से चारों कंपनीज एक ही ग्रुप का पार्ट है? ऑल दीज कंपनीज बिलोंग टू व्हाट बेटा? बिलोंग टू द सेम ग्रुप। सो हो सकता है HDFC बैंक के एम्प्लॉइज के लिए HDFC लिमिटेड स्कीम बना रही है, कोई प्रॉब्लम है? मतलब HDFC बैंक के एम्प्लॉइज को किसके शेयर मिलेंगे ईसॉस के अंदर? HDFC बैंक के एम्प्लॉइज को ईसॉस के अंदर किसके शेयर मिलेंगे? HDFC लिमिटेड। इज देयर एनी प्रॉब्लम? पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, स्कीम इज फंडेड और गारंटीड बाय एनी अदर कंपनी इन द ग्रुप। तो HDFC बैंक के एम्प्लॉइज को 1,40,00,000 शेयर मिलेंगे, लेकिन किसके शेयर मिलेंगे? HDFC लिमिटेड के। तो HDFC लिमिटेड बोल रही है, HDFC लिमिटेड बोल रही है कि HDFC बैंक के एम्प्लॉइज को एक 1400 करोड़ रुपए के शेयर्स मिलेंगे। मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं, मैं 1400 1,40,00,000 शेयर्स ना बोल के क्या बोल रहा हूं? HDFC लिमिटेड बोल सकती है कि HDFC बैंक के एम्प्लॉइज को 1400 करोड़ रुपए के क्या मिलेंगे? शेयर्स मिलेंगे। और फंडिंग कौन देगा उसके लिए? फंडिंग HDFC लिमिटेड देगी। और शेयर्स भी किसके देंगे हम आपको? HDFC लिमिटेड। तो भी आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। ओके, स्कीम इज मैनेज्ड और कंट्रोल्ड बाय कंपनी और एनी अदर कंपनी इन द ग्रुप। कहने का मतलब क्या है? अरे कहने का मतलब क्या है? HDFC AMC के एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए आप क्या लेके आ रहे हो? HDFC AMC के एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए आप, अच्छा एक और थोड़ा सा मैं एग्जांपल चेंज कर दूंगा। आई चेंज द एग्जांपल। सो इनकी एक अनलिस्टेड कंपनी भी ना, HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड। ये कौन सी कंपनी है? और ये मान लो किसकी सब्सिडरी है? मान लो, मुझे नहीं पता, मान लो ये किसकी सब्सिडरी है? HDFC AMC की। HDFC सिक्योरिटीज लिमिटेड के 10,000 एम्प्लॉइज को शेयर किसके मिल रहे हैं? HDFC AMC के मिल रहे हैं। तो क्या ये रेगुलेशंस आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे? क्यों? क्योंकि शेयर्स तो किसके जा रहे हैं बच्चों? देखो ना, स्कीम इज अच्छा, स्कीम इज फंडेड और गारंटीड बाय होम बच्चों? बाय कंपनी और अदर कंपनी इन द ग्रुप। एक मिनट बच्चों, HDFC मतलब समझ लो, एक शॉर्टकट याद रखना, किसी भी तरीके से अगर लिस्टेड कंपनी इन्वॉल्व हो रही है, भले ही शेयर किसको मिल रहे हैं? शेयर किसी ग्रुप कंपनी को मिल रहे हैं, शेयर किसी सब्सिडरी कंपनी के शेयर होल्डर को मिल रहे हैं। प्लीज हियर, शेयर किसको मिल रहे हैं बच्चों? अगर शेयर मान लीजिए आपके ग्रुप कंपनी को मिल रहे हैं, शेयर किसको मिल रहे हैं? आपकी सब्सिडरी कंपनी को मिल रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इन्वॉल्व कौन हो रहा है उसमें? इन्वॉल्व कौन हो रहा है? इन्वॉल्व हो रही है लिस्टेड कंपनी। सुनो, आपके एम्प्लॉइज को शेयर, आपकी ग्रुप कंपनी के एम्प्लॉइज को शेयर मिल रहे हैं, आपकी सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉय को शेयर मिल रहे हैं, आपकी होल्डिंग कंपनी के एम्प्लॉइज को शेयर मिल रहे हैं जो इंडिया के बाहर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट शेयर किसके जा रहे हैं? लिस्टेड कंपनी के जा रहे हैं। स्कीम को फंड कौन कर रहा है? लिस्टेड कंपनी कर रही है। स्कीम को मैनेज कौन कर रहा है? अगर लिस्टेड कंपनी कर रही है। अल्टीमेटली अगर लिस्टेड कंपनी इज द पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, भले ही शेयर किसी ग्रुप कंपनी के एम्प्लॉय को मिल रहे हैं, किसी सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉय को मिल रहे हैं जो लिस्टेड है नहीं है, इससे कोई फर्क, बट विच कंपनी इज द पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन? If the listed company is the part of transaction, can I say these regulations will apply? These regulations will apply, चाहे लिस्टेड कंपनी उसको फंड करे, लिस्टेड कंपनी गारंटी करे, शेयर्स लिस्टेड कंपनी के जाए, शेयर किसी को भी मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। When the company issues shares to its employee on preferential basis, एक मिनट, जब एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज को शेयर कैसे इशू कर रही है? जब एक कंपनी अपने एम्प्लॉइज को शेयर तो इश्यू कर रही है बच्चों, बट हाउ इज इट इशूइंग शेयर्स? हाउ इज इट इशूइंग द शेयर्स? ऑन प्रेफरेंशियल बेसिस। प्रेफरेंशियल बेसिस का मतलब, अरे इधर मेरे को 10 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो मेरा एक एम्प्लॉय है,
वो बोलता है कि सर मैं 10 करोड़ के शेयर खरीद लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शेयर किसको मिल रहे हैं बच्चों? शेयर एक एम्प्लॉय को कंपनी प्रेफरेंस बेसिस पे अलॉट कर रही है। कौन से बेसिस पे अलॉट कर रही है? तो क्या ये रेगुलेशंस अप्लाई होंगे? नहीं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईसॉप एंड प्रेफरेंशियल बेसिस। जब आप फॉलो करो तो आपको आईसीडीआर की प्राइसिंग गाइडलाइंस वगैरह फॉलो करनी होती है, हाँ या ना? These regulations shall not apply. On the other hand, where shares allotted under these regulation, ओए अगर आपको शेयर्स अलॉट होते, भाई कहां गया था इतनी देर से, कहां गया था? बगल क्या कर रहा था? ओके ओके ओके, थोड़ा या नहीं, हाँ तो मैं भी तो खाने की बात कर रहा हूँ। ओके इधर देखिए, प्लीज शेयर, प्लीज शेयर। सो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। सो जब एक कंपनी शेयर प्रेफरेंशियल बेसिस पे इश्यू करती है तो ये रेगुलेशन अप्लाई नहीं होंगे। और जब कंपनी शेयर इन रेगुलेशंस के हिसाब से अप्लाई करती है तो आईसीडीआर भी अप्लाई नहीं होगा। अबे नहीं होगा ना, प्रेफरेंशियल बेसिस का इससे कोई लेना देना है नहीं। प्रेफरेंशियल बेसिस इज ऑल टुगेदर, ए भाई, प्रेफरेंशियल बेसिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। यस और नो? नीलांक अगर पूरी क्लास को मिला के बर्थडे पार्टी दे दे तो कोई प्रॉब्लम है? नीलांक पूरी क्लास की हर एक लड़की को लड़के को बर्थडे पार्टी के लिए लेके जाता है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। लेकिन नीलांक टिया को लेके जा रहा है बर्थडे पार्टी में ये बोल के कि मेरा बर्थडे है, आई वांट टू डू समथिंग स्पेशल। यस और नो? या मुझे लेके जा रहे हैं, टिया माइंड मत करना, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, और कोई भी माइंड ना करे। यस और नो बच्चों? सो अगर मान लो तो यहां पे प्रॉब्लम है क्या? तो लोग तो कुछ तो कहेंगे। यस और नो बच्चों? अरे हाँ या ना? सो कैन आई से पहला जो केस था जब पूरी क्लास को लेके जा रहा है, सबको बोल रहा है जो खाना है खाओ, क्या था ये ईसॉप था। क्या था ये? लेकिन आप किसी एक आदमी को, किसी एक जने को क्या कर रहे हो? प्राइवेटली, पर्सनली, प्रेफरेंशियली अगर लेके जा रहे हो तो कैन आई से कुछ तो लोग कहेंगे। अरे हाँ या ना? आगे बढ़ जाओ। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे हम। क्या देखेंगे अभी? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे। क्या हो गया ये बेटा, ठंड लग रही क्या? इट्स गुड। एसी बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, जो बंद करना है सब बंद कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम वेरी लिबरल फैकल्टी है। मैं एकदम आराम से कर रहा था। चलो बच्चों इधर इधर, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड देयर एनालिसिस प्लीज हियर। सबसे पहले इधर देखो भाई, शेयर, एक मिनट मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं एम्प्लॉय को। किसको डिफाइन कर रहा हूं? सखी, प्लीज हियर बच्चों, प्लीज हियर, प्लीज हियर, प्लीज हियर। सब बच्चों ध्यान से देखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट बेटा? इधर देखिए। सो मैं बात कर रहा हूं एम्प्लॉय की। ये सुनो, जो बंदा एम्प्लॉय की डेफिनेशन में फिट होगा, जो बंदा, टिया नो प्राइवेट कम्युनिकेशंस, जो बंदा सॉरी, मैं किसकी बात कर रहा हूं? एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूं। जो एम्प्लॉय की कैटेगरी में फिट होगा, जो किसकी कैटेगरी में फिट होगा? क्या नहीं से मिलेगा तो उसी को मिलेगा, तो उसी को। किसको? जो कौन सी डेफिनेशन में आएगा बच्चों? एम्प्लॉय। तो आपको चाहिए, अरे डू यू वांट, अरे से यस, मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आप एम्प्लॉय के क्राइटेरिया में क्या होंगे? फिट होंगे। सर मैं सब्सिडरी कंपनी में काम करता हूं, मिलेगा। सर मैं होल्डिंग कंपनी का एम्प्लॉय हूं, मिलेगा। सर मैं होल्डिंग कंपनी का एम्प्लॉय हूं जो इंडिया के बाहर है, चलेगा। सर मैं सब्सिडरी कंपनी में काम करता हूं जो इंडिया के बाहर है। सर मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, चलेगा।
सर मैं कंपनी का आजाद डायरेक्टर हूं, नहीं चलेगा। इज दैट क्लियर? वेरी नाइस। इधर देखो, सो एक एग्जांपल लेते हैं। लिसन लिसन लिसन, यहां पे अपन एक कंपनी बना देते हैं आईटीसी। कौन सी कंपनी बना देते हैं? इंडियन तंबाकू कंपनी। ये सुनो बच्चों, कंपनी का नाम क्या है बच्चों? इंडियन तंबाकू कंपनी। आईटीसी की सब्सिडरी है, इधर आईटीसी की सब्सिडरी है डब्ल्यूबीसी, वर्ल्ड बीडी कंपनी। आईटीसी की होल्डिंग है यूटीसी, यूनिवर्स तंबाकू कंपनी। यस सुनो बच्चों, उसके बाद आईटीसी की सब्सिडरी हो गई, होल्डिंग हो गई, ठीक है। आईटीसी की एसोसिएट कंपनी बना देते हैं, जीएसटीसी, गांजा सिगरेट तंबाकू कंपनी। ये सुनो बच्चों, ये कौन सी कंपनी है? एसोसिएट है, ठीक है। एक सब्सिडरी इनकी इंडिया के बाहर है, एक सब्सिडरी इनकी कहां पे बच्चों? एक सब्सिडरी इनकी जो है वो है इंडिया के बाहर। ये सुनो बच्चों, ASMBT के लिमिटेड। आओ सब मिल बांट कर तंबाकू खाएं लिमिटेड। ये सुनो बच्चों, ये सब्सिडरी कहां पे बच्चों? पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं, ये है टॉकी में। कहां पे बच्चों? टॉकी। कहां पे है बच्चों? टॉकी में। ये सुनो बच्चों, नाउ सो ये कार्यक्रम ऐसा है, और सारे कंपनीज के जो एम्प्लॉइज हैं लिस्टेड, उन पूरी इस पूरे ग्रुप में माँ बाप के 10 बच्चों में परफॉर्म सिर्फ एक ही ने किया है, आईटीसी ने बच्चों। ये सुनो बच्चों, और हर एक कंपनी के अपने अपने एम्प्लॉइज हैं जो उम्मीद भरी निगाहों से, ये सुनो बच्चों, उम्मीद भरा दिल लेकर किसकी तरफ देख रहे हैं? कि आईटीसी के शेयर्स का मजा हमें भी मिलेगा। यस और नो बच्चों? बच्चों आज आप सबको मैं बदला बदला दुष्यंत नजर आ रहा हूं कि नहीं? नहीं आ रहा हूं क्या भाई? भाई मैं बदल चुका हूं कल से। कल मैंने अपने सारे पापों की वो कर लिए, भगवान से प्रायश्चित कर लिया है भाई। आज से मैं बदला बदला दुष्यंत, आज से मैं कांग्रेस को अब्यूज करने वाला नहीं हूँ बच्चों। आज सुबह मैंने लालू यादव को गाली दे दी थी, सुबह सुबह लेक्चर, फिर मैंने ऐसे माफी मांग ली थी भाई इधर। सो आज से बिल्कुल बदले बदले सरकार नजर आएंगे इधर। नहीं भाई अर्चना, मैं बदल गया हूं भाई, मेरे पापों का घड़ा भर चुका है भाई, सॉरी भर चुका है ऐसी। अब मैं किसी स्टूडेंट के खिलाफ आपत्तिजनक बातें नहीं करूंगा, किसी स्टूडेंट को मैं दुखी नहीं करूंगा, किसी स्टूडेंट का मैं हृदय दुखाऊंगा नहीं। हाँ, मिच्छामी दुक्कड़म बोल दूंगा। अरे मेरे सर पे क्या, मेरे हर जगह बैठ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी नहीं करूंगा। मन को, हृदय को, आत्मा को, मस्तिष्क को दुखाने वाली बात मैं नहीं करूंगा गीतांजलि, मुझे माफ कर दो गीतांजलि। बट मैं क्या करूं? बदलना प्रकृति का और सृष्टि का, उन्हें वो कभी नहीं बदलेगी। यस और नो बच्चों? आगे बढ़ जाएं, चलो। सो भाई एम्प्लॉय की जो डेफिनेशन इन रेगुलेशंस में दी हुई है वो थोड़ी सी वाइडर है, थोड़ी सी क्या है बच्चों? चौड़ी है। यस और नो बच्चों? क्यों चौड़ी है? क्यों चौड़ी है? इसमें आपकी ही गलती है। यस और नो बच्चों? कहना इसे हमने सबको क्या किया है? सबको हमने इन्वॉल्व किया है। यस और नो? थोड़ी डेफिनेशन हमने क्या रखी है इधर। सो एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है इधर देखो। अच्छा बच्चों, एक चीज याद रखो, मिलेगा तो सिर्फ परमानेंट वाले को, ऐसा नहीं आया 3 दिन रहा चला गया, नहीं। अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु हैज बीन वर्किंग इन इंडिया, और मेहनत करता है चाहे भारत। ओए आईटीसी का एम्प्लॉय जो कहां पे है, जो भारत में है या भारत के, काम पूरा करता है। यस और नो बच्चों? दूसरा, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, आईटीसी का डायरेक्टर, कंपनी मतलब आईटीसी, कंपनी का डायरेक्टर, चाहे वो होल टाइम है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट तो क्या नहीं से इसके अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव आ जाएगा। सो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो सकता है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हो सकता है, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता, ठीक है? ओके। एक एम्प्लॉय परमानेंट और डायरेक्टर, जिसको हमने पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर
दो में परिभाषित किया है, किसका? अपनी सब्सिडरी का। ओके, सब्सिडरी कौन है अपनी? ये है वर्ल्ड बीड़ी कंपनी, इसके एम्प्लॉइज, इसके डायरेक्टर, हाँ या ना? होल टाइम और पार्ट टाइम, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, सब्सिडरी कहां हो सकती है? इंडिया में हो सकती है, इंडिया के बाहर हो सकती है। क्या नहीं से वर्ल्ड बीड़ी वालों को मिल जाएगा? आओ सब मिलके तंबाकू खाएं, नहीं सॉरी, हाँ, आओ सब मिलके तंबाकू खाएं, टर्की। यस और नो बच्चों? ये कंपनी कहां पे थी? ये कंपनी थी टर्की में। यस और नो बच्चों? इसके एम्प्लॉय को भी मिलेगा, अरे हाँ या ना? इसके डायरेक्टर को भी मिलेगा, या फिर अरे या फिर होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी भी सेम है, चाहे आपकी होल्डिंग इंडिया में हो या इंडिया के, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक सब मेरे साथ है बच्चों? मिलेगा तो सबको, लेकिन एसोसिएट नहीं है अभी। कौन नहीं है यहां पे? ओके, बट डज नॉट इंक्लूड। अगर आपको याद हो सॉरी, अगर आपको याद हो, कंपनीज एक्ट में पढ़ा था अपन ने, प्रमोटर वाले को नहीं मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा? एक ऐसा एम्प्लॉय जो प्रमोटर है या फिर प्रमोटर ग्रुप का पर्सन है, उसको मिलने वाला क्यों नहीं मिलेगा? ईसॉप बच्चों हम इसलिए ग्रांट करते हैं ताकि आप मोटिवेटेड रहो, ताकि आप ऊर्जा से सराबोर रहो। ये सुनो बच्चों, लेकिन जो बंदा प्रमोटर कैटेगरी में ऑलरेडी वो ऊर्जावान है, उसको जरूरत है क्या मोटिवेशन की? भाई उसके पास तो ऑलरेडी बहुत सारे शेयर्स होंगे, तो उसको शेयर देके लाभान्वित करने का कोई तुक नहीं है, नहीं देंगे उसको। अगर कोई आपकी कंपनी का डायरेक्टर है, अगर आपकी कंपनी का कौन है, कोई जो खुद से या फिर अपने रिश्तेदार के थ्रू या फिर किसी कंपनी के साथ मिलकर, किसी कंपनी के साथ, किसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ मिलकर, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी भी हो सकती है, एलएलपी भी हो सकती है, एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट है ना? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कितने होल्ड करता है बच्चों? 10% ऑफ व्हाट बेटा? आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। क्यों? तुम कंपनी के डायरेक्टर हो, 10% से ज्यादा शेयर खुद से या अपनी बीवी के थ्रू या फिर किसी एलएलपी के पार्टनर बन के, किसी कंपनी के शेयर होल्डर बन के, कितने किसी अपनी कंपनी में कितना कंट्रोल कर रहे हो? 10% या उससे ज्यादा शेयर्स। ये शेयर का मतलब यहां पे जब भी मैं शेयर बोलूं, इसका मतलब इक्विटी शेयर है, ठीक है? और जो कैपिटल भी कैलकुलेट करोगे वो किसके हिसाब से करोगे? इक्विटी कैपिटल के हिसाब से कैलकुलेट करोगे। सो बच्चों, कहना से जिसके पास ऑलरेडी 10% है, उसको किसी चीज की जरूरत है क्या? इज दैट क्लियर? सिद्धि तेरे को सखी चाहिए? नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उसकी ऑलरेडी 3-3, 4-4 सखियां पीछे हैं। यस और नो बच्चों? है? गुड ऑब्जर्वेशन। तेरे को क्या लगता है मैं यहां पे बैठ के से पढ़ाता हूं? हाँ, मेरी जिंदगी में है कौन तुम लोगों के अलावा? कोई नहीं है मेरी जिंदगी में, अकेला हूं। दिखता है कि बहुत ज्यादा लोगों के बीच में घिरा घारा रहता हूं, नहीं, कोई सखी नहीं है मेरी। है क्या? वो मेरी थोड़ी ना सखी, वो तो ये चारों पांचों लोग हैं, आपस में सखी सखी खेलते रहते हैं। यस और नो? इधर हाँ? नहीं नहीं यार, मजाक करता हूँ भाई, बुरा मैं भूल, अरे सॉरी, माफ कर दे भाई, माफ कर दे। अरे मैं भूल जाता हूँ कि मैं बदल गया हूँ यार, इधर माफ करना। इधर ये क्वेश्चन है, लेकिन ये पुराने रेगुलेशंस के हिसाब से, बट दिस क्वेश्चन इज रेलिवेंट इवन टुडे। बच्चे ये क्वेश्चन मत पढ़ना, छोड़ दो, ये 2014 का क्वेश्चन है, छोड़ दो, ये पुराने रेगुलेशंस का है। नाउ कम टू हियर, कम हियर, शेयर। अब जगह जगह पे हमने किसकी बात की है बच्चों इन रेगुलेशंस में? जगह जगह पे हमने इन रेगुलेशंस के अंदर किसकी बातें करी हैं? शेयर की। सारा झमेला तो किसका है बच्चों? शेयर का ही है बच्चों, क्योंकि शेयर ही तुमको देने थे ना अपने एम्प्लॉइज को, शेयर से संबंधित बेनिफिट देना था, स्टॉक से रिलेटेड एप्रिसिएशन देना था, हाँ या ना? शेयर का मतलब क्या है? द डेफिनेशन ऑफ शेयर इज सिमिलरली एज कंपेयर टू जनरल डेफिनेशन एंड एट द सेम टाइम एक्सक्लूड्स, किसको एक्सक्लूड करता है? प्रेफरेंस शेयर को इंक्लूड करता है। यस और नो? मैं तुम्हें प्यार तो करती हूं, बट एज अ फ्रेंड भाड़ में जब मर जा। यस और नो बच्चों? मतलब ये है, शेयर का मतलब इक्विटी शेयर, नॉट प्रेफरेंस शेयर।
मेरे पास कंपनी का 90% शेयर है। कौन सा शेयर है? प्रेफरेंस। जा बेटा निकल। शेयर चाहिए तो वो चाहिए जो जिसको मैं क्या कह सकूं, अपना कह सकूं, जिसको बेच के मेरे को क्या मिले। प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए का शेयर 10 में बिकेगा, सिर्फ 6%, 5%, 4% क्या मिलेगा? इट्स लाइक एफडी कर दिया आपने बैंक में। यस और नो बच्चों? तो मैं प्यार तो करती हूं बट एज अ फ्रेंड। तो कौन सा शेयर है वो? प्रेफरेंस शेयर है, बकवास शेयर। नहीं, ये कहना गलत है। नहीं, मैं माफी चाहता हूं मैं इधर सो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? भाई साहब भाई साहब भाई साहब, तो शेयर का मतलब क्या होता है दोस्त? नील कटेगा तो इधर। तो बच्चों प्लीज शेयर, जो दूसरों के ऊपर हंसते हैं कर्मा उनको भी फेस करना होता है बच्चों। इधर सो बच्चों, अरे राघव बब्बर नहीं है क्या भाई? बब्बर आज नहीं है क्या वो? अरे यार एनीवे, हाँ जी। तो शेयर का मतलब क्या होता है दोस्त? इक्विटी शेयर। कौन सा शेयर भाई? इक्विटी शेयर एक्सक्लूडिंग, मतलब इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर को मतलब शेयर में हम प्रेफरेंस शेयर को इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, एडीआर और जीडीआर मान सकते हैं शेयर के अंदर। हाँ, क्योंकि उसके अंदर क्या है? एडीआर के अंदर क्या है? जीडीआर के अंदर। यस, एडीआर में है इक्विटी शेयर, जीडीआर में है इक्विटी शेयर। ये शेयर मिलेगा उसके होल्डर को, होल्डर को। टुक 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 टुक। सखियों के पास भी है। यस और नो बच्चों? ना अगला जो स्कीम है ना, एनीवे नेक्स्ट कौन सा स्कीम है बच्चों? अगली जो स्कीम है वो कौन सी है? ओए अगली जो स्कीम कौन सी है बच्चों? जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम। बच्चों अपन एक पूल क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करते हैं? एक पूल। या पूल क्रिएट कर लो या डायरेक्टली दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस पूल के अंदर जो हम शेयर्स डालेंगे, जो इस पूल के अंदर हम क्या डालेंगे, उन शेयर से क्या होगा? उन शेयर से क्या होगा? उन शेयर से क्या होगा? तुमको कौन, अपने एम्प्लॉयज को मैं क्या दूंगा? वो अपने एम्प्लॉयज को मैं जनरल बेनिफिट्स दूंगा। क्या दूंगा मैं? जनरल बेनिफिट्स दूंगा। यस और नो? रवि बोलता है कि सर मेरी लाइफ एकदम खत्म है, मुझे कुछ चाहिए एंटरटेनमेंट का सोर्स। मैं बोलूंगा ये 100 शेयर रख, बेच दे, और जो पैसा आता है उससे क्या कर? अपनी जिंदगी को गुलजार कर। क्या कर? गुलजार कर। यस और नो? सव्यसाची बोलता है मेरे 14 के 14 बच्चे जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। यस और नो बच्चों? तो मैं क्या करूंगा? इसको 500 शेयर दूंगा, मैं दूंगा बेच, और उनको अच्छे से हॉस्पिटल में उनका क्या करा ले? इलाज करा ले। यस और नो बच्चों? यस और नो बच्चों? अनीश बोलता है कि सर मेरे 14 के 14 बच्चे एकदम काले पैदा हुए, एकदम काले, जबकि मैं भी गोरा हूं, मेरी वाइफ भी एकदम गोरी है, बट बच्चे एकदम काले हैं, ऐसा लग रहा है नाइजीरियन से। तो मैं क्या बोलूंगा? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये 1000 शेयर ले का ये 1000 शेयर ले और प्लास्टिक सर्जरी करवा ले सबका। ये सोनो, प्लास्टिक सर्जरी करवा ले। ये सोनो अपने चेहरे, और पूरे मोहल्ले में इसका नाक कट गया बच्चों। ये सोनो की ऐसा कैसे? और सब लोग बोल रहे हैं पापा के ऊपर गए, पापा के ऊपर गए। कैसे गया है पापा के ऊपर? ये सोनो। एनीवे, सो एक मिनट। सो आपके जीवन में, जाने अनजाने में आपके जीवन में कई बार ऐसी विपत्ति आ जाती है जिस विपत्ति के लिए आप मानसिक और शारीरिक रूप से सक्षम भी नहीं है और तैयार भी नहीं है। तो उन विपत्तियों का सामना करने के लिए ये स्कीम बनाई जाती। कौन सी? जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम। यस, जनरल फायदे। बच्चों माफ करिएगा मुझे सारे लोग, मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया, माफ कीजिएगा, मैं बदल चुका हूं बच्चों। इधर, दिस स्कीम इज मेड बाय द कंपनी टू इश्यू इट्स शेयर्स टू द शेयर्स ऑफ और द शेयर्स ऑफ लिस्टेड होल्डिंग कंपनी। किसके लिए बच्चों? किसको? आप खुद के शेयर दे दोगे या फिर किसके शेयर दे दोगे?
अपनी लिस्टेड होल्डिंग कंपनी के शेयर दे दोगे किसको? टू द एम्प्लॉइज फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट बेटा? फॉर द पर्पज ऑफ वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग हेल्थ केयर, हॉस्पिटल केयर और बेनिफिट्स। बेनिफिट्स इन केस ऑफ अगर आप क्या हो जाओ, सिक हो जाओ, अगर आप क्या हो जाओ, आपका क्या हो जाए, आपकी क्या हो जाए, आपको आपके बच्चे को क्या देना है? स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, या फिर आपके बच्चे को क्या चाहिए? शिक्षा, या आपको ही शिक्षा चाहिए, आप हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं। हेंस दिस इज ब्रॉडर स्कीम देन। तो बच्चों कैन आई से इस स्कीम पे हम क्या कर रहे हैं बच्चों? क्या आपको एक बेनिफिट दे रहे हैं? हर एक टाइप के जो भी खतरे आपके आम जीवन में, सामान्य जीवन में जो भी खतरे आते हैं, कैन आई से सुरक्षा कवच बन के आपके पीछे कौन खड़ा है? जनरल एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम। कंपनी बेसिकली स्कीम के अंदर क्या करती है? एक पूल क्रिएट करती है। क्या क्रिएट करती है? उस पूल में क्या डाल देती है? शेयर्स डाल देती है। क्या डाल देती है बच्चों? शेयर्स डाल देती है। रेलिवेंट डेट, व्हाट इज रेलिवेंट डेट बच्चों? इसका काम अपने को आगे आएगा। सो ऑप्शन ग्रांट करने के टाइम पे कौन सी रेलिवेंट डेट? कमिटी, कॉम्पनसेशन कमिटी, और अगर कंपनी में नॉमिनेशन या रेम्यूनरेशन कमिटी तो नॉमिनेशन कमिटी। कॉम्पनसेशन या फिर नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी की मीटिंग, जिस मीटिंग में क्या हुआ है? अरे जिस मीटिंग में क्या हुआ है? जिस मीटिंग में प्रपोजल अप्रूव हुआ है। कौन सा प्रपोजल अप्रूव हुआ है? टू ग्रांट द ऑप्शंस। और जब आप ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे तो रेलिवेंट डेट क्या है? डेट ऑन विच नोटिस ऑफ एक्सरसाइज इज गिवन टू होम बच्चों? जिस डेट को, यस, जिस डेट को कंपनी आपको एक लेटर भेजती है, क्या कि दोस्त वेस्टिंग पीरियड क्या हो गया है? खत्म हो गया, नाउ यू कैन एक्सरसाइज द ऑप्शन। तो ये दो डेट्स क्या होंगी? रेलिवेंट डेट्स होंगी। इनका रेफरेंस अपन आगे देखेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट, क्या है बच्चों? रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। रवि जब कंपनी से क्या होगा तो उसको 2000 शेयर्स मिलेंगे। कितने शेयर्स मिलेंगे? 2000 शेयर्स मिलेंगे। क्या है बच्चों ये? रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। अंडर दिस स्कीम शेयर्स आर इश्यूड टू द एम्प्लॉय सो एज टू प्रोवाइड देम विथ व्हाट बेटा? आपको क्या मिले? आपको रिटायरमेंट का लाभ मिले। क्या मिले आपको? रिटायरमेंट का लाभ मिले एज पर द रेलिवेंट रिटायरमेंट बेनिफिट लॉज। दिस स्कीम डील्स इन शेयर्स विद द कंपनी और द शेयर्स ऑफ होम बच्चों? लिस्टेड होल्डिंग कंपनी। अच्छा, सो रिटायरमेंट बेनिफिट अंडर रेलिवेंट लॉज मतलब क्या नहीं से स्कीम को हम ग्रेच्युटी या फिर प्रोविडेंट फंड से भी कनेक्ट कर सकते हैं? यस और नो बच्चों की मान लो मैं आपको 25 लाख की ग्रेच्युटी देता हूं, तो क्या मैं आपको एक चॉइस दे सकता हूं कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग 25 लाख रुपीज इन कैश, आप 15 लाख रुपए की क्या ले लीजिए? आप 15 लाख रुपए के शेयर्स ले लीजिए और 10 लाख रुपए हम आपको क्या देते हैं? कैश में देते हैं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? या फिर आप एडिशन भी कर सकते हैं कि जो 25 लाख ग्रेच्युटी लॉक है, अगर आपने कंपनी के लिए कुछ अभूतपूर्व सेवाएं दी हैं, बहुत अच्छी खास सेवाएं दी हैं आपने कंपनी को, यस और नो, तो 25 लाख आपको जो ग्रेच्युटी मिलेगा वो तो मिलेगा, उसके अलावा भी कंपनी आपको क्या कर सकती है? आपको बेनिफिट्स दे सकती है। यस और नो? नेक्स्ट कौन सी स्कीम है? ईएसपीएस। व्हाट इज ईएसपीएस? हाँ, क्या नहीं से वो जब कंपनी अपना पब्लिक इश्यू लेके आती है तो कुछ शेयर्स किसके लिए रिजर्व कर देती है? एम्प्लॉइज के लिए। ESPS scheme means a scheme under which company offers shares to whom बच्चों? ये वो स्कीम है जिस स्कीम के अंदर कंपनी क्या करती है? शेयर्स ऑफर करती है। किसको ऑफर करती है? अपने एम्प्लॉइज को, एज अ पार्ट ऑफ व्हाट बेटा? पब्लिक इश्यू या किसी और तरीके से, और थ्रू अ ट्रस्ट वेयर द ट्रस्ट में अंडरटेक सेकेंडरी एक्विजिशन फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट बेटा? स्कीम। तो एक मिनट, तो ESPS में क्या होता है बच्चों? दो चीजें हो सकती हैं। पहला पब्लिक इश्यू में आपके लिए क्या कर सकते हैं? व्हाट वी कैन डू इज, पब्लिक इश्यू में हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? शेयर्स रिजर्व कर सकते हैं। एक चीज ये कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल कुछ नहीं, आपकी कंपनी एक बार क्या हो गई? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई। आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो गई? उसके बाद हम एक ट्रस्ट बना सकते हैं, और ये ट्रस्ट क्या कर सकती है? व्हाट दिस ट्रस्ट कैन डू, ये ट्रस्ट क्या कर सकती है बच्चों? दिस ट्रस्ट कैन डू व्हाट बेटा? सेकेंडरी एक्विजिशन कर सकती है। इज दैट क्लियर? चलिए,
ये इसके ऊपर 2-3 बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किसके ऊपर बच्चों? स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। ये स्कीम क्या है बच्चों? कैन आई से यहाँ पे हम आपके साथ स्टॉक शेयर करते हैं या फिर एप्रिसिएशन शेयर करते हैं? नाउ अंडर दिस स्कीम अ राइट इज गिवन टू एसएआर ग्रांटी। एसएआर ग्रांटी मतलब जिसको हमने एसएआर दिए फॉर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी। Settlement in such shares will be made in cash or by shares of the company on the basis of what beta? Difference in price of the share on the date of grant of the option and date of exercise the option. When the settlement through shares, it is called as what beta? Equity settled SAR। और अगर सेटल कैश में होता है तो कैश सेटल्ड SAR भी बोलते हैं। ठीक है अपन? नाउ स्टॉक एप्रिसिएशन राइट या SAR, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय SAR? स्टॉक एप्रिसिएशन राइट। इसका मतलब अगर एप्रिसिएशन होता है, अगर उस पर्टिकुलर शेयर में क्या हो रहा है, एप्रिसिएशन हो रहा है, तो एम्प्लॉय हैज अ राइट, एम्प्लॉय हैज अ to get that appreciation. So stock appreciation right scheme में आपको क्या मिलता है? You have a right to claim the appreciation. Yes, it is a right given to an employee which entitles him to receive what बेटा? ये एक अधिकार है जो एक एम्प्लॉय को दिया जाता है। किस चीज का अधिकार दिया जाता है एम्प्लॉय को? कि वो क्या क्लेम कर ले? एप्रिसिएशन क्लेम कर ले। ये अमाउंट आपका सेटल किया जा सकता है किसमें बच्चों? ये अमाउंट आपका कैश में कैश पेमेंट के थ्रू सेटल हो सकता है या फिर किसमें सेटल हो सकता है? वेयर द SAR इज सेटल बाय वे ऑफ शेयर, इट इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? इक्विटी सेटल। अ कंपनी गिव SAR टू एम्प्लॉय ऑन 1000 शेयर्स व्हेन द प्राइस ऑफ शेयर वाज 20। आप इसमें कुछ भी और भी कर सकते हो। 20 का प्राइस है स्टॉक मार्केट में, तो आप 15 रुपए के प्राइस पे भी क्या दे सकते हो? SAR दे सकते हो। तो उसमें 5 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट हो जाएगा एम्प्लॉय को। नाउ आफ्टर वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड मतलब मान लो 10 साल का वेस्टिंग पीरियड था, वो खत्म हो गया, तो मार्केट प्राइस कितने का हो गया? 100 का। देन द एम्प्लॉय विल बी पेड कितना बच्चों? ₹80 फॉर 1000 शेयर। इन कैश में मिल जाएगा या फिर आपको किसके थ्रू मिल जाएगा? शेयर्स के थ्रू मिल जाएगा। सार और सार्स में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं, सार्स इज अ स्कीम, सार्स इज अ स्कीम, SAR इज व्हाट बेटा? राइट। मतलब हाँ, आइडियली कुछ डिफरेंस नहीं है। मतलब मैंने आपको सार में किसके बारे में बताया? एम्प्लॉय के राइट के बारे में बताया। क्या बताया? कि इफ देयर इज एन एप्रिसिएशन, इफ देयर इज एन, देन द एम्प्लॉय हैज अ राइट टू क्लेम दैट एप्रिसिएशन, और इट इज अ स्कीम, इट इज अ एप्रिसिएशन। का मतलब क्या है? एप्रिसिएशन मीन्स जो शेयर का प्राइस बढ़ा है। एप्रिसिएशन मीन्स द डिफरेंस इन बिटवीन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ द स्टॉक एप्रिसिएशन राइट और वेस्टिंग ऑफ SAR एंड द SAR प्राइस। जिस दिन आपको SAR वेस्ट हुआ है, वेस्ट मतलब वेस्टिंग पीरियड के बाद जो मार्केट प्राइस है वो, और एक मिनट, एप्रिसिएशन मतलब डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी ऑन द डे ऑफ व्हाट बेटा? एक्सरसाइज ऑफ SAR और वेस्टिंग ऑफ SAR एंड द ऐसे, ये दोनों एक ही है ना? अरे ये दोनों एक ही है ना? ऑन द डे ऑफ एक्सरसाइज ऑफ SAR या वेस्टिंग ऑफ SAR, दोनों का मतलब एक ही है ना? वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद ही तुम SAR को एक्सरसाइज करते हो ना? और SAR प्राइस क्या है? ब्रैकेट में लिख लो, SAR प्राइस क्या है? द प्राइस एट विच SAR ऑप्शन वॉज ग्रांटेड। तो उस समय का मार्केट प्राइस हो सकता है, उससे कम भी प्राइस हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, अच्छा लिख लो, उसके बाद एग्जाम्पल देखो।
SAR वॉज ग्रांटेड तो मार्केट प्राइस कितने का था 200, एक्साइज किया तो कितने का बन गया 250, तो एप्रिसिएशन कितने का है 50 का है, ठीक है। SAR प्राइस का मतलब, ओए SAR प्राइस का मतलब द बेस प्राइस। ओए SAR का मतलब क्या होता है बेस प्राइस, मतलब जिस प्राइस पे मैंने आपको, जैसे इस एग्जांपल में व्हाट इज द बेस प्राइस, व्हाट इज द SAR प्राइस इस एग्जांपल में, यस इस एग्जांपल में 200 इज व्हाट बेटा SAR प्राइस। इज दैट क्लियर? चलिए, ESOS क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एक स्कीम अंडर विच अ कंपनी ग्रांट व्हाट बेटा, आपको एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन देती है। कैसे देती है? डायरेक्टली देती है या फिर किसके थ्रू देती है? ट्रस्ट के थ्रू। ऑप्शन का मतलब, अरे ऑप्शन का मतलब इट इज एन ऑप्शन गिवन टू एन एम्प्लॉय। एक मिनट, ऑप्शन एक अधिकार है तुम्हारा, क्या है? एक ऑप्शन जो एम्प्लॉय को दिया जाता है, जिसके थ्रू आपको क्या मिलता है? आपको राइट मिलता है। किस चीज राइट मिलता है? टू सब्सक्राइब एट फ्यूचर डेट। क्या? शेयर। शेयर का मतलब इक्विटी शेयर्स, यस, ऑफर्ड बाय द कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एट अ, दिस इज एन ऑप्शन एंड नॉट एन ऑब्लिगेशन। एम्प्लॉय मे चूज नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। आप क्या चूज कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया था ना, अगर मार्केट प्राइस से क्या हो गया आपका प्राइस, जैसे डीमार्ट का प्राइस अगर 300 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो इट्स एन ऑप्शन नॉट एन ऑब्लिगेशन, तो यू कैन चूज नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। यस और नो बच्चों? ओके, एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? यश, एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया, ऑप्शन को यूज करना। इट मीन्स मेकिंग ऑफ एन एप्लीकेशन बाय एन एम्प्लॉय टू द कंपनी और टू द ट्रस्ट फॉर इश्यू ऑफ व्हाट बेटा, शेयर्स और एप्रिसिएशन in form of cash as the case may be against the vested option or vested SAR in pursuance का मतलब as per the schemes covered under part A और part C of the part A part C में सारी schemes हैं, part A और, तो what is exercise? कंपनी को एक मिनट, आफ्टर वेस्टिंग पीरियड, आफ्टर यू विल मेक एन एप्लीकेशन टू द कंपनी कि हमको इतने नंबर ऑफ शेयर अलॉट कर दो, अगर आपको शेयर्स मतलब ESOS था, या फिर हमको क्या दे दो, हमको एप्रिसिएशन दे दो। अगर क्या क्या था? SAR स्कीम थी। कौन सी स्कीम थी? SAR स्कीम थी, तो हमको क्या दे दो, इतने अमाउंट का क्या दे दो, एप्रिसिएशन दे दो। यस और नो बच्चों? क्यों? क्योंकि आपने मुझे ऑप्शंस दिए थे। क्या? क्योंकि आपने मुझे क्या दिए थे? ऑप्शंस दिए थे। एक्सरसाइज पीरियड कब चालू होता है बच्चों? यस, वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद क्या शुरू होता है बच्चों? एक्सरसाइज पीरियड। It means the time period after vesting period within which an employee should exercise his right to apply for shares against the vested option or appreciation against the vested SAR as per the same part A और part C के अंदर जो schemes हैं। एक्साइज प्राइस का मतलब क्या है? जिस प्राइस पे आपको क्या दिया गया था, या फिर जिस प्राइस पे आपको क्या दिया गया था, बेस प्राइस। यस और नो बच्चों? एज पर पार्ट ए और पार्ट सी जो है, ठीक है। यूजली SAR डू नॉट कैरी व्हाट बेटा, अबे बेटा SAR में कोई एक्साइज प्राइस की जरूरत नहीं है ना, क्यों? ओए SAR में कोई भी एक्साइज प्राइस की जरूरत नहीं, क्यों? मार्केट प्राइस ही है ना, बेस प्राइस जिस प्राइस पे आपको मिला था, और मार्केट प्राइस जिस दिन आप एक्साइज करोगे। यस और नो बच्चों? ना बच्चों, यहां आज के लिए बस करें। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, ध्यान रखिएगा अपना। बाय बेटा, बाय बाय बाय।